हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सालू बाय आर्ट स्टडी। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम यूथ की बुक को सॉल्व कर रहे हैं, जिसे हम स्टार्टिंग से ही सॉल्व करते हुए चल रहे हैं। अब हमारा जो टॉपिक है वो कला के तत्व से संबंधित चल रहा है। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उन्हें हम सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं, जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन आए हुए हैं कला के तत्व से संबंधित, हम सभी को सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है कि चित्र में प्राण आता है। देखिए, आपको सब अच्छे से देखना है और अच्छे से ही याद करना है, जिससे कि एग्ज़ाम में आप अपनी सफलता को प्राप्त कर सकें। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है कि चित्र में प्राण आता है। ए ऑप्शन है रंग से, रेखा से, लय से या उक्त सभी से। तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, कमेंट्स बॉक्स में आप भी आंसर ज़रूर दीजिएगा। तो यहाँ पर चित्र में जो प्राण आता है वो किससे आता है? रंग से भी आता है, लय से भी आता है, रेखा से भी आता है। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उक्त सभी से यहाँ पर चित्र में प्राण आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश सदैव चलता है। प्रकाश सदैव डैश चलता है, परिप्रेक्ष्य में, सीधी रेखा में, झुकी रेखा में, परावर्तित रेखा में। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, प्रकाश सदैव चलता है, किस रेखा में चलता है? तो यहाँ पर प्रकाश जो सदैव चलता है वो सीधी रेखा में चलता है। किस रेखा में चलता है? सीधी रेखा में चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्टिकल धरातल पर इनमें से कौन से रंग का अस्तित्व नहीं है? तो ऑप्टिकल धरातल पर इनमें से कौन से रंग का अस्तित्व नहीं है? सफ़ेद रंग का, लाल रंग का, बैंगनी रंग का या पीले रंग का? तो जो ऑप्टिकल धरातल होता है उस पर जो है सफ़ेद रंग का कोई भी अस्तित्व नहीं होता। जो सफ़ेद रोशनी होती है उसका कोई भी ऑप्टिकल धरातल पर कोई भी महत्व इसका नहीं होता। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब है जो सफ़ेद रंग होता है, देखिए मैं आपको बता दूं, जो सफ़ेद रंग होता है वो जो है किसका प्रतीक होता है? तो यह सत्यता का प्रतीक होता है, सत्य का प्रतीक होता है। जो भारतीय झंडा है तिरंगा, भारतीय झंडा तिरंगे में इसको किसका प्रतीक माना गया है? तो इसे शांति का प्रतीक माना गया है। और चीन में देखिए, आपको याद रख लेना है कि चीन में जो सफ़ेद रंग है, सफ़ेद रंग को क्या माना गया है? तो चीन में इसे शोक का प्रतीक माना गया है। सफ़ेद रंग को शोक का प्रतीक माना गया है। तो यहाँ पर सफ़ेद रंग सत्यता का प्रतीक, सत्यता का प्रतीक, शांति का प्रतीक, शांति का प्रतीक। तो यहाँ पर यह आपका आंसर सही हो जाएगा। देखिए, आपको याद रख लेना है। देखिए, डिस्क्रिप्शन में भी हम देख लेते हैं। जो सफ़ेद रंग होता है सक्रिय उत्तेजक होता है, प्रकाश युक्त होता है और हल्का होता है। और कैसा होता है? कोमल होता है। देखिए यहाँ पर कोमल होगा। तो हल्का, कोमल, प्रकाश युक्त, स्वच्छता का प्रतीक होता है, पवित्रता का, तेज, अबोधपन का, सत्य का प्रतीक ये होता है। और चीन में इसे शोक का प्रतीक भी कहा गया है। और भारतीय झंडे में ये शांति का प्रतीक है। तो यहाँ पर इसको आपको याद रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन सा वक्तव्य है जो सही नहीं है। यहाँ पर नहीं को आपको ध्यान से देख लेना है। देखिए, क्वेश्चन को एग्जाम में आपको ध्यान से देखना है। नहीं का जो होता है, नहीं का क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो इसमें देख लेते हैं कि आकृति को रूप मिलता है। किससे मिलता है? प्रतीक से, रंग से, रेखा से या प्रकाश छाया से। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। आकृति को रूप मिलता है, किससे यहाँ पर नहीं मिलता है? तो यहाँ पर जो प्रतीक से भी रूप मिलता है, आकृति को रंग द्वारा भी मिलता है, रेखा द्वारा भी मिलता है। जबकि जो प्रकाश और छाया है, यहाँ पर जो है ये एक तरह की शेड होती है जो दिखाया जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर डी सही हो जाएगा। तो आकृति को रूप किससे नहीं मिलता? तो प्रकाश और छाया के द्वारा आकृति को रूप नहीं मिलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कला आकृतियों में छूने से आभास मिलता है उसे कहते हैं। यहाँ पर देखें,
साधारण सा यहाँ पर सिंपल सा ये क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर लैंग्वेज इसकी घुमाने वाली आपको दे दी गई है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि कलाकृतियों में छूने से आभास मिलता है। देखिए, अगर हम किसी भी चीज़ को छुएंगे तो उससे क्या आभास मिलेगा, तो आपसे ये पूछा गया है। तो उसे क्या कहते हैं? दृश्य कहते हैं, पोत कहते हैं, आभासी छाया कहते हैं, या जैविक कहा जाता है। तो जो कलाकृति होती है उसमें कलाकृतियों में जो छूने से आभास मिलता है वो किससे होता है? तो वो पोत के द्वारा होता है, पोत के द्वारा आभास होता है। तो यहाँ पर आपको पोत बता दूं कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के पोत होते हैं, जिसमें कि कौन कौन से आ जाते हैं? प्राप्त पोत, अनुकृत पोत और सृजित पोत। प्राप्त पोत, अनुकृत पोत और सृजित पोत यहाँ पर आपके हो जाते हैं। यहाँ पे आपसे भी पूछ लिया जा सकता है कि जो पोत होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको ध्यान रख लेना है कि जो पोत है वो 3 प्रकार के होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन रूपप्रद कला नहीं है? रूपप्रद कला: चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत कला, वास्तुकला। तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? जो रूपप्रद कला के अंतर्गत है, कौन कौन से चीज़ें आती हैं? तो यहाँ पर चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला जो है ये तीनों ही रूपप्रद कला के अंतर्गत आते हैं, जबकि संगीत जो है यह रूपप्रद कला का हिस्सा नहीं है। यहाँ पर आपका आंसर बी सही हो जाएगा। इससे क्या होता है? जो सुव्यवस्थित ध्वनि है वह ध्वनि को क्या करती है? ध्वनि द्वारा जो ये संगीत बनता है, तो इसे यह संगीत जो है इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ पर ये तीनों ही आपका क्या है? रूपप्रद कला के तत्व हैं। देखिए, आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि रूपप्रद कला के तत्व हैं तो कौन कौन से हैं? चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, और लास्ट में दे दिया जाएगा इनमें से सभी, इनमें से सभी। तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? जो ये सभी हैं तो ये रूपप्रद कला के तत्व है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत। देखिए, ये क्वेश्चन पहले भी आया है, वीडियो में आपने देखा होगा कि स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो यहाँ पर मैकलिन, मैक्लिड, केपलर या यूक्लिड। तो मैंने आपको बताया कि स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था? यूनान के जो निवासी थे यूक्लिड ने इसकी खोज की थी, यूक्लिड ने इसको प्रतिपादित किया था। तो ये जो थे यूक्लिड ने स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अब यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर देख लेते हैं कि जो स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत है उसका प्रतिपादन यूक्लिड ने किया। किसने किया? यूक्लिड ने किया। और यूक्लिड जो थे प्राचीन यूनान के एक क्या थे? गणितज्ञ थे। उसे ज्यामिति का जनक भी कहा जाता है। देखिए, किसे कहा जाता है ज्यामिति का जनक? तो यूक्लिड को ज्यामिति का जनक कहा जाता है। और उनकी एलिमेंट्स नामक पुस्तक गणित के इतिहास में सफलतम पुस्तक है। देखिए, यहाँ पर आपको याद रख लेना है कि यूक्लिड जो प्राचीन यूनान के एक गणितज्ञ थे। और यहाँ पर आपके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है बस यही है, जो स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत है उसका प्रतिपादन यूक्लिड ने किया और यूक्लिड को ज्यामिति का जनक कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ग या आयत के त्रिआयामी रूप से कौन सी आकृति बनती है? देखिए, वर्ग या आयत के त्रिआयामी रूप से कौन सी आकृति बनती है? गोलाकृति, त्रिभुजाकृति या घनाकृति, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका बी आंसर सही हो जाएगा। जो वर्ग और आयत के रूप से जो आकृतियाँ बनती हैं वो कौन सी आकृतियाँ बनती हैं? वो घन आकृति बनती हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिआयामी चित्र तल पर चित्र बनाते समय तीसरे आयाम को बनाने के लिए किस विशेष विधि का प्रयोग किया जाता है? द्विआयामी चित्र तल पर चित्र बनाते समय तीसरे आयाम को बनाने के लिए यहाँ पर आपसे बोला है कि एक द्विआयामी क्या है? एक चित्रतल है या धरातल है और उस पर हमें क्या दिखाना है? तीसरे आयाम को बनाना है। तो इसमें से किस विधि का प्रयोग किया गया है? परिप्रेक्ष्य प्रणाली, देवीय विभाजन, संबद्धता विभाजन या स्वर्णीय विभाजन सिद्धांत।
तो यहाँ पर कोई भी, जैसे आपको पता है कि जो चित्रतल होता है, जो अंतराल होता है, वो कितना आयामी होता है? द्विआयामी होता है। यहाँ वहाँ पर कुल लंबाई और चौड़ाई दिखाई देती है। अगर हम उसमें परिप्रेक्ष्य का प्रयोग कर देंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? त्रिआयामी वह दिखाई देने लगेगा, त्रिआयामी प्रभाव वहाँ पर दिखाई देने लगेगा। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? परिप्रेक्ष्य प्रणाली यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। परिप्रेक्ष्य प्रणाली क्या होती है? वहाँ पर जो चित्रतल होता है उसमें जो पास की वस्तुएं बनाई जाती हैं, पास की वस्तुओं को कुछ स्पष्ट दिखाया जाता है और क्या है, बड़ा दिखाया जाता है, और इनका जो वर्ण होता है, वर्ण में इसके निखार होता है। और जबकि जो दूर की वस्तुएं बनाई जाती हैं थोड़ी सी धुंधली बनाई जाती हैं, और वर्ण में क्या होता है, दूर बनाई जाती हैं। यहाँ पर दूर वस्तुएं बनाई जाती हैं और आकार में कैसी होती है? छोटी होती हैं। तो यही क्या होता है? एक परिप्रेक्ष्य प्रणाली होती है। यहाँ पर जो तीसरा आयाम दिखाया जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर ए सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्यामितीय रूपों से कौन प्रभाव उत्पन्न होता है? यहाँ पर कौन सा प्रभाव? तो कौन सा प्रभाव उत्पन्न होता है? प्रभामयी, बिंदुवार, अलंकारिक या कोणात्मक? तो जो ज्यामितीय रूप होते हैं उनसे कौन सा प्रभाव उत्पन्न होता है? आपका डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। कोणात्मक प्रभाव उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुरंकन में कितने विस्तार दिखाई देते हैं? अनुरंकन में कितने विस्तार दिखाई देते हैं? 3, 2, 1 या 4? तो अनुरंकन जो किया जाता है वो कैसा होता है? द्विआयामी होता है। वहाँ पर 2 ही विस्तार दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जिस वस्तु का अंकन छाया प्रकाश के माध्यम से, जिस वस्तु का अंकन छाया प्रकाश के माध्यम से यथार्थ व ठोस दर्शाने के लिए किया जाता है उसे कहते हैं त्रिआयामी चित्रण, द्विआयामी चित्रण, प्रकृति चित्रण या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि किसी भी वस्तु का हम अंकन कर रहे हैं और छाया प्रकाश के माध्यम से उसे दिखाया जा रहा है, तो वहाँ पर जो उसे क्या कहते हैं? तो बिल्कुल आप भी अपना आंसर कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। देखिए अभी आपकी ये लाइव क्लासेस नहीं है, ये अपलोडेड क्लासेस है, लेकिन आप जो है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर आंसर दिया करें और बाद में कमेंट्स में लिखकर ये बताया करें कि आपको ये क्लास कैसी लगी। तो जल्दी से बताइए आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल त्रिआयामी चित्रण। यहाँ पर त्रिआयामी जो चित्रण इस तरह का किया जाता है, तो ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सपाट स्थान जिस पर चित्रांकन किया जाता है उसे कहते हैं कपड़ा, अंतराल, भित्ति या कागज? तो जो सपाट स्थान है उस पर चित्रांकन किया जाता है, तो किस पे किया जाता है चित्रांकन? तो अंतराल पर चित्रांकन किया जाता है। तो अंतराल कितने आयामी होता है? तो यह द्विआयामी होता है। अंतराल जो क्या है? तो यह चित्रकार का कार्य क्षेत्र होता है जिस पर जो चित्रकार है कार्य करता है। और अब है आगे है, द्विआयामी चित्रभूमि पर त्रिआयामी निरूपण किया जा सकता है। जो द्विआयामी चित्रभूमि होती है उस पर त्रिआयामी निरूपण किया जा सकता है, यह बात है सत्य है, असंभव है, असत्य है या काल्पनिक है? तो जो आपने देखा होगा कि जिस द्विआयामी चित्रभूमि होती है उस पर जो त्रिआयामी जो प्रभाव है वो चित्रकार कैसे दिखाता है? तो वो छाया प्रकाश परिप्रेक्ष्य के माध्यम से वो दिखा देता है। तो यहाँ पर ये बात जो कही गई है कैसी कही गई है? तो ये बात बिल्कुल सही कही गई है, क्योंकि द्विआयामी चित्रभूमि पर त्रिआयामी निरूपण किया जा सकता है। तो यह बात कैसी है? सत्य है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चित्रकार जो है चित्रकार इस तरह से कर देता है कि जो द्विआयामी चित्रभूमि होती है उस पर त्रिआयामी प्रभाव जो है दिखने लग जाता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत है
एकता का, प्रभाविता का, असंतुलन का या अंतराल का। तो जो स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत है वो किसका है? ये हो जाएगा आपका अंतराल का। अंतराल द्विआयामी क्षेत्र है, द्विआयामी क्षेत्र है। और ये कैसा है? ये चित्रकार का कार्य क्षेत्र है। और इस पर सक्रियता कब उत्पन्न हो जाती है? तो इस पर जो सक्रियता जो उत्पन्न होती है केवल एक बिंदु रख देने से ही जो अंतराल पर सक्रियता उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह स्थान जिस पे स्पर्शनीय वस्तु स्थित हो कहलाता है। तो यहाँ पर पोत, अंतराल, आकृति या क्षय वृद्धि। तो वह स्थान जहाँ पर स्पर्शनीय वस्तु स्थित हो वह क्या कहलाता है? तो बिल्कुल आपका आंसर सी सही हो जाएगा, अंतराल वह कहलाता है, अंतराल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्केच की विशेषता है। स्केच की विशेषता स्वर पद्धति, तीव्र प्रभाव पद्धति, अनेक सीमांतीय पद्धति या निरीक्षण पद्धति। तो स्केच कब किया जाता है? जब हम किसी भी चीज़ को जल्दी से स्केच करके आपको दिखाना होता है तो वहाँ पर क्या होता है? तीव्र प्रभाव पद्धति के द्वारा हम स्केच की ये विशेषता है। तीव्र पद्धति से क्या किया जाता है? स्केच किया जाता है। जैसे कि हमें कोई भी फूल, फ्लावर ड्रॉ करना है तो हम जल्दी से ऐसे स्केच करेंगे, इस तरह से यहाँ पर फ्लावर बना देंगे। तो हम यहाँ पर ये इस तरह से जल्दी से जो किया जाता है वो क्या कहलाता है? स्केच कहलाता है। तो आपका आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो ये स्केच की जो विशेषता मानी जाती है तीव्र प्रभाव पद्धति मानी जाती है यहाँ पर इसकी एक विशेषता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी चित्रण में छाया, प्रकाश और परछाई का निरूपण किया जाता है तो वह चित्र होता है। देखिए आपको क्वेश्चन को सिर्फ समझना है और समझ के ही यहाँ पर आंसर देना है, क्योंकि जब तक हम क्वेश्चन को ठीक तरह से नहीं समझ सकते तभी हम उसका आंसर भी सही से नहीं दे पाते। तो यहाँ पर आपको बताया है कि छाया और प्रकाश और उसमें साथ में परछाई का भी निरूपण किया जाता है। तो वह कैसा होता है? परंपरावादी, आधुनिक या त्रिआयामी? तो द्विआयामी। तो जहाँ पर छाया और प्रकाश एक साथ दिखाई दे रहे हैं तो वह कैसा होता है चित्र? त्रिआयामी वो चित्र हो जाता है, त्रिआयामी। तो आपका आंसर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्रकार की चित्रभूमि किस प्रकार की होती है? चित्रकार की चित्रभूमि आपको पता है, जो चित्रकार की चित्रभूमि होती है एक आयामी, त्रिआयामी, द्विआयामी या बहुआयामी। तो बिल्कुल आप सभी जानते हैं कि जो चित्रकार की चित्रभूमि होती है वो कैसी होती है? द्विआयामी होती है। कैसी होती है? द्विआयामी होती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि पोत के प्रकार हैं। देखिए आपको मैंने ये क्वेश्चन कितनी बार बता दिया है। देखिए यहाँ पर कितनी बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो पोत के प्रकार होते हैं 2, 4, 3, 5। तो यहाँ पर कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा? तो बिल्कुल 3। मैंने आपको बताया कि जो पोत होता है 3 प्रकार का होता है, प्राप्त, सर्जित, अनुकृत। तो ये 3 पोत के प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विमितीय तल पर त्रिमितीय प्रभाव देने के लिए क्या जरूरी है? देखिए यहाँ पर फिर से आपसे वही पूछ लिया गया है। और देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज में कितना अंतर कर दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर संतुलन और प्रभाव, परिप्रेक्ष्य और छाया प्रकाश, वर्ण और तान, अंतराल या पौध। तो यहाँ पर क्या आपका आंसर हो जाएगा? द्विआयामी तल पर जो त्रिमीय प्रभाव दिखाई देता है तो किसके माध्यम से होता है? तो बिल्कुल परिप्रेक्ष्य और छाया प्रकाश के माध्यम से इसका जो है द्विआयामी तल पर हम त्रिआयामी प्रभाव दिखा सकते हैं। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि आरेखन समस्त दृश्य कलाओं का आधारभूत घटक है। अभी कथन क्या दिया गया है कि आरेखन जो होता है समस्त दृश्य कलाओं का क्या है? आधारभूत घटक है। तर्क दिया है क्योंकि इसके बिना रूप और छवि का निर्माण संभव नहीं है। तो बिल्कुल यहाँ पर सही बातें कही गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। ए सही और आर गलत, ए और आर दोनों सही, ए गलत और आर सही,
ए और आर दोनों ही गलत हैं। तो यहाँ पर जो आपको बातें बताई गई हैं कि जो आरेखन होता है वो समस्त दृश्य कलाओं का आधारभूत घटक है, क्योंकि इसके बिना रूप और छवि का निर्माण संभव नहीं है। तो यहाँ पर दोनों ही बातें क्या कही गई हैं, सही कही गई हैं। तो ये आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ए और आर जो है दोनों ही सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुमेलित कीजिए। जो पाई का होता है, फॉन्ट होता है, ह्यू, पॉथ, ये क्या है। तो पाई का होती है वो क्या होती है, पाई का तो यहाँ पर जो होती है पाई का रेखा की लंबाई नापने की इकाई। यहाँ पर आपसे देखिए, आपको इसे याद रख लेना है। आपसे सिंपल लैंग्वेज में भी एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि रेखा की लंबाई नापने की इकाई को कहते हैं। ऑप्शन में आपको ये दे दिए जाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर पाई का जो है रेखा की लंबाई नापने की इकाई है। दूसरा दिया हुआ है फॉन्ट। फॉन्ट क्या होता है, तो फॉन्ट एक होता है टाइप मतलब यहाँ पर जो अक्षर होते हैं, अक्षरों को मैं आपको बता दूं, जो फॉन्ट होते हैं अक्षरों को अलग अलग, जैसे कि हमें आपको मोटे भाषा में लिखना है या छोटी भाषा में हमें लिखना है, छोटी तरह से इसको लिखना है अक्षर को, या मोटे वर्ण आपको करना है, जैसे कि इस तरह से अक्षरों को जो आकार देता है तो वो क्या होता है, फॉन्ट होता है। तो यहाँ पर एक टाइप हो जाता है, फॉन्ट क्या हो जाता है, टाइप हो जाता है। पाई का रेखा की लंबाई नापने की इकाई होती है। और ह्यू क्या होता है, तो ह्यू जो होता है एक रंगत होती है। तो यहाँ पर रंग से आपका इसका संबंध हो जाएगा, जबकि आप जानते हैं पोत का संबंध किससे हो जाएगा, तो पोत का संबंध धरातलीय गुण से। तो यहाँ पर 3, 4 और 3, 4, 2, 1। तो यहाँ पर ऑप्शन में देख लेते हैं 3, 4, 2, 1। तो बिल्कुल बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर बी ऑप्शन आपको ध्यान से देख लेना है कि पाई का रेखा की लंबाई नापने की इकाई फॉन्ट एक टाइप होता है जो अक्षरों को अच्छी तरह से हमें लिखने में हमें मदद करता है। और ह्यू क्या होती है, एक रंगत होती है, जबकि पोत धरातलीय गुण होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोत है क्या। देखिए यहाँ पर आपसे देखिए पोत से ही कितने क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, तो कितना आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है जो कला के तत्व हैं। तो पोत क्या है, एक धरातलीय गुण है, रेखीय गुण है, रंगीय घनत्व है, या ललीय अंतराल है। तो बिल्कुल पोत क्या है, एक धरातल का गुण है। पोत क्या है, एक धरातल का गुण है। तो आपका ए आंसर सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पेस है। स्पेस क्या होता है, क्षेत्र, आयतन, धरातल या गहराई। तो स्पेस किसे कहते हैं, स्पेस या अंतराल जो होता है एक क्षेत्र होता है, क्षेत्र कहे या अंतराल कहे या स्पेस कहे, तो आपका ये आंसर सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से त्रिआयामी कला कौन सी है। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि जो त्रिआयामी कला है वह कौन सी होती है, छायांकन, चित्रकला, मूर्तिकला, छायाचित्रण। तो बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो जो त्रिआयामी कला होती है वो क्या होती है, मूर्तिकला। मूर्तिकला जो होती है आपकी त्रिआयामी कला होती है, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और उसमें मोटाई कहें या गहराई कहें या ऊंचाई कहें, तो यहाँ पर वो दिखाई देती हैं। तो जबकि आप मूर्ति कला में ही ये सब चीज़ें दिखाई देती हैं। और जो चित्रकला होती है वो कैसी होती है, चित्रकला 2 आयामी होती है, जबकि मूर्तिकला त्रिआयामी होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुलायम, कठोर, चिकना, रूखा, अपरिष्कृत किसके उदाहरण हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि मुलायम, कठोर, चिकना, रूखा, अपरिष्कृत किसके उदाहरण है, रंग के, रेखा के, पोत के या आकार के। तो बिल्कुल आप सभी जानते हैं जो पोत होता है वो कैसा होता है, एक तरह का मुलायम भी होता है, कठोर भी होता है और सपाट, जिसे चिकना कह देते हैं, चिकना भी होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतराल में गहराई दर्शाने पर क्या प्रदर्शित होता है। अंतराल में गहराई दर्शाने पर क्या प्रदर्शित होता है, परिप्रेक्ष्य, स्पष्टता, धुंधलापन या पोत।
तो जो अंतराल में गहराई दिखाई जाती है वो किसके द्वारा दिखाई जाती है? तो परिप्रेक्ष्य के द्वारा गहराई दिखाई जाती है। तो यहाँ पर परिप्रेक्ष्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स बॉक्स में मुझे भी बताएं। देखिए, आप लोग कमेंट्स नहीं करते हैं तो कमेंट्स ज़रूर किया करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सी चीज़ प्लास्टिक आर्ट का हिस्सा नहीं है? रंग है, रूपाकार है, अंतराल है या गमक है? तो जो प्लास्टिक आर्ट का हिस्सा नहीं है, आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल जो गमक होता है, गमक जो है प्लास्टिक आर्ट का हिस्सा नहीं होता है। ये जो है ये किससे संबंधित होता है? ये एक तरह के संगीत काव्य से ये संबंधित होता है, जिसमें ये ध्वनि सुनाई देती है। तो ये आपका हिस्सा नहीं है। तो रंग जो है, रूपाकार, अंतराल जो है, ये चित्रकला के हिस्से हैं। और चित्रकला किसका भाग है? तो ये ललित कला का एक भाग है। तो यहाँ पर जो है गमक आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सपाट स्थान जिस पर चित्रांकन किया जाता है, वह सपाट स्थान जिस पर चित्रांकन किया जाता है उसे कहते हैं खंड, भित्ति, अंतराल या कागज। तो वह क्या होता है? आप सभी जानते हैं और आप सभी देख रहे हैं कि क्वेश्चन की लैंग्वेज कितने प्रकार से आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, और बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ लैंग्वेज यहाँ पर चेंज कर दी गई है। तो आप सभी इसका आंसर बताइए। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका अंतराल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अंतराल ही वह सपाट स्थान होता है जिस पर चित्रांकन किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को स्पर्श करने या देखने से उसकी सतह के बारे में जो अनुभव होता है उसे कहा जाता है। तो इस यहाँ पर पूछा गया है कि किसी भी वस्तु को स्पर्श करने पर, मतलब छूने पर, या उसे देखने से, या उसकी सतह के बारे में अनुभव होता है, उसे क्या कहा जाता है? मूर्ति, पोत, बोर्ड या तान। तो यहाँ पर कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा? तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसे क्या कहते हैं? पोत कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन असंबद्ध है? तो रूप, वर्ण, भाव या चित्रकार। तो यहाँ पर रूप, वर्ण और जो भाव है ये क्या है? कला के तत्व हैं और कला के षडांग से ये संबंधित हैं। जबकि यहाँ पर ये जो रूप है, वर्ण है, भाव है, ये क्या है? कला के षडांग है। जबकि चित्रकार जो दिया हुआ है इसमें एक श्रेणी का है, चित्रकार जो चित्रकारी करता है इन सबको मिलाकर। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इसे भी देख लेते हैं कि आकृतियों से स्पष्ट होता है भाव, लय, रूप या उक्त सभी। तो यहाँ पर आपका आंसर आकृतियों से क्या स्पष्ट होता है? तो बिल्कुल रूप आकृतियों से स्पष्ट होता है। रूप आपका आंसर हो जाएगा। तो कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा आपको ये क्लास कैसी लगी, और आपको जैसे कि मैं आपको यूथ सॉल्व करा रही हूँ तो आप इसको पूरा सॉल्व करना चाहते हैं या नहीं। तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट्स ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। जो भी आर्टिस्ट आपके आर्ट ग्रुप है उनमें आपसे जो आपके संबंधी हैं आप उनसे जो है इसको शेयर कर सकते हैं, जिससे कि इनका लाभ उन्हें भी मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।